गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शंस। आज हम फ्रिक्शंस को देखेंगे, फ्रिक्शंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, है ना। सबसे बड़ा चीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको हिंदी में कहते हैं घर्षण। क्या है ये? तो सबसे पहला एक बल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शंस क्या है, घर्षण क्या है, तो एक सवाल है हमारा कि घर्षण क्या है। उसका जवाब है घर्षण एक प्रकार का बल है। अब यहां पे देखिए, ये वस्तु ए है और इस पर एक वस्तु बी है। ठीक है, दो वस्तु है। तो दोनों वस्तु के जो सतह होता है उसके समानांतर ये बल लगता है। क्या करें, एक बल है जो वस्तु के सतहों के समानांतर यहां तक तो हम समझ में आ गया कि वस्तु के जो ये सतह है, ठीक है, उसके ये समानांतर लगता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अगर वस्तु, ध्यान से ये इस विषय को देखिए, वस्तु अगर इधर की ओर गति करेगा, ध्यान से इधर की ओर, तो घर्षण बल इसके विपरीत लगता है। ठीक है, अगर यानी कहने का ये मतलब होता है कि घर्षण एक ऐसा बल होता है जो वस्तु के सतहों के समानांतर तो लगता ही है, साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है। क्या कहते हैं, वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है। यह है घर्षण बल का पूरा परिभाषा कि घर्षण बल जो होता है किसी भी दो वस्तु के सतहों के समानांतर लगता है, और दूसरी बात कि वो वस्तु के गति के दिशा में, दिशा देखें, वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है। दूसरा चीज, अगर हम बात करें घर्षण के बारे में, तो क्या घर्षण बल सभी पदार्थ में पाए जाते हैं? क्या द्रव में पाए जाते हैं, गैस में पाए जाते हैं? तो कहता है कि नहीं। घर्षण जो है ठोस वस्तु का एक गुण है। तो बच्चों, अभी तक हम घर्षण के बारे में कुछ खास नहीं पढ़े। घर्षण सबसे पहला चीज ठोस वस्तु में पाया जाता है। घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो वस्तु के सतह के समानांतर लगता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस कि अगर मान लेते हैं कि जो बल होता है वो वस्तु के गति के किधर होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम ऐसे चलते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स यानी जो घर्षण बल लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा, तो कहा जाता है कि वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने अभी तक की। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल के टाइप्स।
types of friction force. घर्षण बल के प्रकार। अभी हम फिलहाल यहां पे बात करते हैं कि घर्षण बल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको कहते हैं सर्पी घर्षण। दूसरा कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको कहते हैं स्थितिज घर्षण। कहीं कहीं आपको स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं, है ना। या तीसरा इसका जो टाइप होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण। आप यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ है। आप कभी फुटबॉल को देखे हैं? मैं फुटबॉल को लुढ़का दिए, है ना। एक एग्जांपल देते, जैसे फुटबॉल को लुढ़का दिए तो फुटबॉल का जो सरफेस होगा, जो सतह होगा, और अर्थ का जो सतह होगा, दोनों के बीच जो घर्षण फोर्स लगेगा, यानी घर्षण बल लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं सर्पी घर्षण। यानी जब वस्तु लोटन गति करता है, ठीक है। जब वस्तु लोटन गति करता, लुढ़कता है ना, तो जो बल लगता है उसी को हम लोग कहते हैं सर्पी घर्षण। यानी जब किसी वस्तु में लोटन गति की वजह से जो घर्षण बल लग रहा है, लोटन का अर्थ होता है लुढ़कना। जैसे कि फुटबॉल को लेते हैं, फुटबॉल को जब मारते हैं तो वो लुढ़कता है, यानी एक ढाल पे लुढ़केगा, लोटन करेगा। तीसरा स्टैटिक, जब वस्तु स्थिर हो, वस्तु गति में नहीं है ना, स्थिर हो। हम यहां पे खड़े हैं तो हमारे पैर का सरफेस और ये नीचे जो जमीन का सरफेस, दोनों के बीच एक घर्षण बल लग रहा है अभी। उस घर्षण बल को हम लोग कहते हैं स्थितिज घर्षण बल, ठीक है। हम खड़े हैं, है ना, तो उसके बीच जब वस्तु स्थिर हो तो वस्तु के सतह, ठीक है, के बीच जो बल लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्थितिज घर्षण। किनेटिक घर्षण बल, जब वस्तु गति में, ठीक है ना, जब वस्तु गति में, तो उसकी वजह से जो बल लगेगा, ठीक है। तो हम लोग रोलिंग की बात करते हैं जब वस्तु लोटन गति कर रहा होगा, स्थिर की बात करते हैं, स्थितिज की बात करते हैं जब वस्तु स्थिर अवस्था में होगा, और गतिज घर्षण की बात करते हैं, गतिज घर्षण की बात करते हैं जब वस्तु गति में होगा। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब यहां पे हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट कहो या जो कहो, ठीक है ना,
कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं चरम घर्षण बल। क्या नाम देंगे? चरम घर्षण बल। ये क्या होता है? स्थैतिक या स्थितिज गतिज, क्या बोलते हैं इसका, स्थितिज घर्षण का महत्तम मान। चरम घर्षण बल के बारे में कहा जाता है, इसका दूसरा नाम होता है सीमांत घर्षण बल। ठीक है, यहां पे फोर्स ज्यादा लगता है, याद रख लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस पर घर्षण बल सबसे ज्यादा लगता है, उसके बाद गतिज में है तो उसमें घर्षण बल ज्यादा लगता है, फिर आपका सर्पी में है तो वहां पे घर्षण बल लगता है। तो बात करते हैं चरम घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल। ये कहा जाता है स्थितिज घर्षण बल का महत्तम मान। ठीक है, आई बात समझ? स्थितिज घर्षण बल का महत्तम, इसी को हम लोग कहते हैं चरम घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल। इससे ज्यादा स्थितिज घर्षण बल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता किसी भी सरफेस का। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग चरम घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल। अब हम आते हैं यहां पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि सबसे पहला लॉ ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के नियम। इसमें जो फैक्ट बात हम वहां पे पहुंचेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, ये एक मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है बाबू, ध्यान से देखिए, ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, तो आप इस पे एक प्रकार का बल लगा रहे हो नीचे की ओर, जिसको कि हम लोग कहते हैं एम जी। आप अर्थ पे खड़े हो ना बाबू, तो एक प्रकार का बल लगा रहे हो ना, लगा रहे हैं सर। तो न्यूटन के तीसरा नियम, प्रत्येक बल की क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ध्यान से देखिए, ये ऊपर की ओर एक बल लगेगा, है ना, ऊपर की ओर लगेगा एक बल। इस बल को हम नाम देते हैं R बराबर ये mg भी हो जाएगा, क्योंकि बल बराबर लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, R बराबर mg। इस बल को हम लोग कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। आई बात समझ में? ध्यान से फिर समझ लीजिए बाबू। अगर हम एक वस्तु को, जैसे ये मार्कर देख रहे हो ना, मार्कर हम अपने हाथ पे एक प्रकार का बल लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो जो मार्कर हमारे हाथ पे बल लगा रहा है, तो हमारा हाथ भी मार्कर पे न्यूटन के तृतीय नियमानुसार एक बल लगाएगा, जिसको हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसको R से दर्शाया जाता है। तो यहां पे कहा जाता है, ध्यान से,
कि जो घर्षण बल होता है अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। घर्षण बल के पहला और सबसे बेहतरीन नियम ये कहता है कि जो घर्षण बल होता है वह अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। पहला लिख लेते हैं। F is directly proportional to R, so दर्शाना हुआ F बराबर म्यू R, म्यू जहां पे घर्षण गुणांक होता है, ठीक है। यहां पे कॉन्सेप्ट है कि जो घर्षण गुणांक होता है स्थितिज का वो सबसे ज्यादा होता है, फिर गतिज का, फिर रोलिंग का। याद रख लीजिए, स्थितिज, गतिज और शक्ति। तो इसके अनुसार फ्रिक्शन फोर्स भी स्टैटिक में ज्यादा होना चाहिए, है ना, गतिज में इस तरीके से। तो इस कॉन्सेप्ट को, बॉक्स को ध्यान से देखिए। घर्षण गुणांक सबसे ज्यादा जब वस्तु स्थिर अवस्था में होता है तब होता है, जब वस्तु गतिज ऊर्जा में होता है तो उससे कम, और जब वस्तु लोटन गति कर रहा हो तो उससे भी कम होता है। उसके अनुसार यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, यही चीज है। यहां से क्वेश्चंस आपके कई बार पूछते हैं कि म्यू एस बटा म्यू के का मान, तो भैया ऑटोमेटिक जब ये बड़ा है तो इसका मान एक से अधिक होना चाहिए। अगर यहीं पे कह दे आपका म्यू के बटा म्यू एस, तो इसका मान एक से कम हो जाएगा। ये थे पहला नियम, ठीक है। आइए मिटाते हैं अब हम। यहीं पे थोड़ा सा बात कीजिए, जैसा कि F बराबर म्यू बट आर है, म्यू बराबर F बटा आर। दूसरे यहां पे हम एक चीज आते हैं, ये जो घर्षण गुणांक है देखिए, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, बीमा नहीं होता। पहला चीज इसका हम लोग डायमेंशनल मतलब यूनिट कुछ नहीं होता। अब याद रख लीजिए, यहां पे कहता है क्वेश्चन, यदि अभिलंब, ध्यान से देखिएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। बहुत बड़ा सिंपल बात है, म्यू बराबर F बाई आर, तो हम लोग नया बात करते हैं F बटा 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, घर्षण बल दुगना कर देंगे
तो घर्षण गुणांक दुगना हो जाएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम आते हैं घर्षण के नियम, दूसरा नियम बात करते हैं क्या होता है। कहता है कि घर्षण बल वस्तु के जो सतह होता है उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है, ठीक है। वो सतह चिकना है, वह सतह रफ है, कैसा है, उसी अनुसार जो आपका होता है घर्षण बल आपका निर्भर करता है। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है यहां पे। दूसरा, जब घर्षण बल हम लोग बचपन से ही पढ़े है ना, चिकना सतह रहेगा, रुखरा सतह रहेगा, तो निर्भर करेगा, यानी घर्षण बल वस्तु के सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। का मतलब, जब घर्षण बल निर्भर करेगा तो घर्षण गुणांक भी निर्भर करेगा, यानी घर्षण गुणांक भी निर्भर करेगा किस पर, वस्तु के सतह की प्रकृति पर। ये थे दूसरा नियम। तीसरा लॉ देखिए, कहता है कि जब अभिलंब प्रतिक्रिया स्थिर हो तो घर्षण वस्तु के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। हमने क्या है कि जब अविलंब प्रतिक्रिया स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना, तो घर्षण जो होता है वस्तु के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। आई बात समझ में। उसके बाद ये तो हो गया 3। चौथा नियम, घर्षण बल चलाने वाले बल के हमेशा विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल चलाने वाले बल के हमेशा विपरीत दिशा में होता है। ये थे आपके लॉ ऑफ फ्रिक्शंस, 4 नियम जैसा कि हमने देखा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला नियम था, जिसमें आपको हमने ये बता दिया था कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपका दूसरा नियम भी देखा, तीसरा नियम भी देखा, चौथा नियम भी देखा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में थे हमेशा फर्स्ट नियम से थे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे भी आपके आ सकते हैं कि जो घर्षण बल होता है, पहला नियम तो आप जानते हैं कि अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। दूसरा नियम हमने बता दिया था कि जो घर्षण होता है,
जो प्रकृति जो होती है यानी सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सतह कैसा है, चिकना है कि रुखरा है। तीसरा नियम कहता है कि जब अभिलंब प्रतिक्रिया को स्थिर कर दिया जाए तो उसके आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा बात, जो घर्षण बल चलाने वाले बल के हमेशा विपरीत दिशा में होता है। ये थी हमारी लॉ ऑफ फ्रिक्शंस। अब आते हैं, छोटी सी बातें करते हैं हम लोग, छोटी सी बातें, छोटी सी बातें। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण कोण, ध्यान से देखिएगा बाबू, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर में एक बल लगा रहा है आर, है ना, जिसको कि हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, और इधर एक बल लग रहे हैं जिसको कि हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। ये हो गया अभिलंब प्रतिक्रिया, ये हो गया घर्षण बल। ठीक है, अब ये एक बल लग रहा है, ये एक बल लग रहा है, दो बल ऐसे है 90 डिग्री, है ना, एक को ऐसे खींचा जा रहा है, एक को ऐसे खींचा जा रहा है, तो बीच में ये बल लग गया, ओ आर डैश इसका नाम देते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि ओ आर डैश, ठीक है ना, क्या है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणामी बल। हमने क्या पढ़ा? अरे क्या पढ़ा, क्या पढ़ा मैं, क्या पढ़ा मैं, क्या पढ़ा? तो ये जो बल आप लगा रहे हो, ये घर्षण बल और ये अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल पढ़ा। तो बच्चों अब हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि घर्षण कोण जो होता है ये होता है, इसी को हम लोग कहते हैं घर्षण कोण। यानी अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणामी बल, ध्यान से सुनिएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल के परिणामी बल के बीच का जो कोण है उसी को हम लोग कहते हैं घर्षण कोण। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बच्चों एक चीज और हम आपका क्लियर करना चाहते हैं कि जो आर आप देख रहे हो इसको हम लोग कॉस अल्फा दर्शाते हैं। ये जो अल्फा है इसके साथ है, इसीलिए इसको अल्फा कहते हैं, कॉस अल्फा। ये वेक्टर्स का नियम है, बहुत ज्यादा डीपली जाना है, इसलिए याद रख लीजिएगा कि ये अल्फा एंगल जिस लाइन के साथ बन रही है ना, देख रहे आर के साथ बन रही है, परिणामी बल को छोड़ के आर के साथ हम इसको कॉस अल्फा लेंगे,
और ये जो बन रहा है ध्यान से देखिए, इसको हम लोग साइन अल्फा लेते हैं, ठीक है, साइन अल्फा है ना। अब आते हैं तो बाबू ए म्यू बराबर सबको मालूम है कि 1/r होता है। इसको आप लोग आर डैश नाम दे दिए ना जी, पूरा ऐसा करते हैं, इसका ओ आर डैश होना चाहिए ऐसे, और आर बराबर ओ आर डैश कॉस अल्फा और ए बराबर ओ आर डैश साइन अल्फा। कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए, ओ आर डैश कॉस अल्फा ओ आर डैश साइन अल्फा, तो ओ आर डैश साइन अल्फा बटा ओ आर डैश कॉस अल्फा, काट देंगे तो म्यू का वैल्यू होता है tan अल्फा। इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें। घर्षण कोण कहेगा तो सीधा सी बात कहेंगे कि घर्षण कोण होता है क्या भैया, विलंब प्रतिक्रिया और अविलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल के परिणामी बल के बीच एक संबंध बताएगा कि अगर मान लेते हैं अल्फा हमारा घर्षण कोण है तो म्यू बराबर क्या होता है, tan अल्फा कॉट अल्फा साइन अल्फा व्हाटएवर, तो हम जवाब देंगे tan अल्फा। ये था हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। अब रही बात विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ये हो सके तो हम अगले वीडियो में आपको डालें और न्यूमेरिकल कुछ कराएंगे इसका, है ना। तब तक घर्षण बल के कॉन्सेप्ट को समझे, वहीं से क्वेश्चंस आएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम करा देंगे 1-2 वीडियो में। फ्रिक्शंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और समझना भी थोड़ा सा ये है। तो यहाँ पे हम समझने के लिए कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हमारे क्लासेस में सबसे पहले हमने बताया घर्षण बल किसको कहते हैं, घर्षण बल के नियम क्या होते हैं, जो लॉ हमने बताया घर्षण बल का वो होता है। इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शंस मैंने बताया, घर्षण कोण क्या होते हैं। उसके बाद जब हम मान लेते हैं अल्फा घर्षण कोण है तो उसका क्या संबंध होता है, तो म्यू बराबर tan अल्फा को याद रखना कि एक संबंध होता है। तो इस टाइप के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसके बाद आपका कहता है सबसे ज्यादा हमारा जो होता है कि क्या बोलते हैं घर्षण गुणांक किसमें ज्यादा होता है, काइनेटिक में, मतलब कि गतिज में कि स्थितिज में कि सर्पिल में, तो हम लोग बताएंगे स्थितिज में, उसके बाद गतिज में, उसके बाद सर्पिल में, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स में इसी के अनुसार हो जाएगा सबसे ज्यादा स्थितिज में, उसके बाद गति में, उसके बाद सर्पिल में। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते हैं। तब तक के लिए